हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ग्रेट प्लस वन। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार यादव और आज हम गाइस फिर से शुरू करने जा रहे हैं अपने हिस्ट्री के लेक्चर्स। तो ठीक है गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि एंशिएंट हिस्ट्री कैसे शुरू हुई, कहां पे जाके एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हुई। उसके अंदर हम क्रोनोलॉजिकली देखेंगे कि कैसे क्या एक बाई एक इंसिडेंस आता गया और अपनी हिस्ट्री को डेवलप होने में मदद करता गया। तो ठीक है गाइस, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो गाइस, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है सोर्सेज। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि सोर्सेज क्या क्या हैं। गाइस, थोड़ी राइटिंग ख़राब है क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पे लिखना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो सोर्सेज सबसे ज़रूरी होता है। एंशिएंट हिस्ट्री या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, कुछ भी हिस्ट्री हो, अगर उसके अंदर सोर्सेज पता है तो गाइस आधा अपन को यहीं पे क्लियर हो जाता है। तो गाइस, सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज होते हैं कि किसी भी चीज़ से हमें उस टाइम के बारे में या उस चीज़ के बारे में पता चले। ठीक है गाइस, तो मौर्यन हिस्ट्री वगैरह एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मौर्यन हिस्ट्री के अंदर जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो बुक थी वो, इंडिका जो मैगस्थनीज ने लिखी थी वो, या इंस्क्रिप्शंस जो अशोका के द्वारा बनवाए गए थे वो, यही क्या है अशोका के लिए या मौर्यन एज के लिए क्या है सोर्सेज हैं। तो गाइस, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्या सोर्सेज हैं, उनको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं गाइस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो गाइस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो कंस्ट्रक्ट किए गए हों एक्चुअली। ठीक है गाइस, इनके अंदर आते हैं गाइस कोइंस। ठीक है गाइस, इनके अंदर आते हैं इंस्क्रिप्शंस, मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, पिलर्स, फोर्ट्स एक्सेट्रा गाइस। ठीक है गाइस, अब दूसरे होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है गाइस, अब लिटरेरी सोर्सेज गाइस कौन से होते हैं देखो गाइस, मैं स्क्रीन को पूरी को कट कर रहा हूँ एक सेकंड के लिए। अब लिटरेरी सोर्सेज को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, समझना लिटरेरी सोर्सेज कौन से होते हैं। लिटरेरी सोर्सेज गाइस दो तरह के होते हैं। अभी हमने देखा कि सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। अब लिटरेरी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं गाइस, ध्यान से समझना। लिटरेरी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से गाइस? एक होते हैं गाइस रिलीजियस। ठीक है गाइस, रिलीजियस होते हैं जो कि धर्म से रिलेटेड हो, जैसे कि वैदिक एज के अंदर हम देखेंगे ना जितने भी, वो रिलीजियस होते हैं, जैसे कि कौन से? ऋग्वेद। ठीक है गाइस, दूसरा जो है वो कौन से होते हैं? सेकुलर। गाइस, सेकुलर कौन से सोर्सेज होते हैं? सेकुलर गाइस वो सोर्सेज होते हैं जो कि रिलीजन से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते और बाकी चीज़ों के रिलेटेड होते हैं। ठीक गाइस, इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं गाइस, जैसे कि अगर हम फर्स्ट देखें तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र बुक थी वो एक सबसे बड़ा है। ठीक गाइस, दूसरा अगर देखें तो गाइस इंडिका हो सकती है। ठीक है गाइस, और भी अगर हम देखेंगे आगे चल के वीडियोस के लेक्चर के अंदर एक एक करके हम एक हर चीज़ को गाइस डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपका अच्छे से कवर करवाऊँगा। आपको इसके बाद में बुक से पढ़ने की भी इनफैक्ट ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। ठीक गाइस, तो अब शुरू करते हैं गाइस आज की हम क्लासेस। तो गाइस, क्लास के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक सेकंड गाइस, सबसे पहले हम गाइस, मैंने आपको बताया था कि मैं एक क्रोनोलॉजिकल यानी कि टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले अपन एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। गाइस, आप इसको रफली ड्रॉ कर सकते हैं, मैं एंडिंग में आपको इसका एक पिक दे दूंगा जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस शुरू करते हैं सबसे पहले। अब ये जो है वो क्या है? 2MYA। अब गाइज आप सोच रहे हो कि MYA क्या लिखा है मैंने, ये है गाइज 2 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ से लेके अपन देखेंगे पहले टुकड़ों में टाइमलाइन को मैं बना रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन थोड़ी छोटी है इस वजह से। ठीक है, 2MYA यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो हम, सॉरी गाइज, 2 मिलियन ईयर्स अगो से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है और वो गाइज अपन अभी देख रहे हैं कहाँ तक, ये चलती है गाइज 6000 BC तक। 6K का मतलब होता है गाइस 1000। ठीक है गाइस, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 6000 BCE तक। गाइस, BCE क्या है मैं ये आपको अभी बताने देता हूँ। पहले ये टाइमलाइन बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्चुअली
ये BCE क्या है, ये जो हमारी पूरी टाइमलाइन है इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और ये है गाइज सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो है ज़ीरो। अब गाइज ज़ीरो क्या है, ज़ीरो से इधर क्या है और ज़ीरो के इधर क्या है, और इनफैक्ट ज़ीरो खुद क्या है, ज़ीरो एक इंसिडेंस है गाइज जिसके अंदर क्या हुआ था कि जीसस क्राइस्ट नाम के एक इंसान थे जिनका जन्म हुआ था, जो आप जानते होंगे जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट कौन थे गाइज, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है गाइज, ये थे क्रिश्चियन जो धर्म है उनके संस्थापक, या फिर उनके जिन्होंने इनको शुरू किया था इस रिलीजन को, उसी को बोलते हैं गाइस जीसस क्राइस्ट। ठीक है गाइस, इसके बाद में अब ज़ीरो से पहले का जितना भी टाइम था गाइस उसको हम कंसिडर करते हैं क्या, BCE, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा, और बाद वाले को बोलते हैं CE, कॉमन एरा। ठीक है गाइस, अब एक और इम्पोर्टेंट बात गाइस, अब आप में से कई सारे सोच रहे होंगे कि सर अगर ऐसा है तो फिर AD क्या होता है। गाइस AD और कुछ नहीं होता बल्कि यही होता है, CE को ही हम AD कंसिडर करते हैं, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। बस ये था कि ये टर्म पहले यूज़ होता था AD, लेकिन आजकल इसकी जगह यूज़ होने लगा CE, और BCE की जगह होता था गाइस BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि ज़ीरो से पहले वाले को BCE बोलते हैं और ज़ीरो के बाद वाले को बोलते हैं CE। गाइस ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये एक तरह से सिंपली है। जैसे अगर हम देखें क्या कि नंबर लाइन जो टाइम लाइन नंबर लाइन जो होती है गाइस उसमें ज़ीरो होता है, इधर वाले माइनस होते हैं, इधर वाले प्लस होते हैं। अब आप जानते हो गाइस माइनस में जितना डिजिट बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो हम गाइस यहाँ से देख रहे हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो से। अब गाइस 2 मिलियन क्या होता है, 2 मिलियन बहुत बड़ा है देखा जाए तो, लेकिन ये माइनस में है इसलिए सबसे छोटा है, तो ये सबसे एंशंट की बात करेगा। और आज का जो 2020 है वो गाइज यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन अपन क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ एंशंट की, इसलिए हम देखेंगे 700 तक गाइस। ठीक है गाइस, तो यहाँ से यहाँ तक का अपन को टाइमलाइन पढ़नी है। ठीक है गाइस, तो अब ज़ीरो से लेके 2 मिलियन ईयर्स अगो का पहले का बीच का ये देखेंगे, फिर अपन इसके बाद में 0 से 700 का देखेंगे, और फिर इनफैक्ट मैं आपको एक साथ पूरी टाइमलाइन की पिक दे दूंगा जिससे आप स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप सो कि मैंने आपको पूरा क्लियरली बता दिया कि कैसे क्या टाइमलाइन शुरू होती है और कैसे क्या ख़त्म हुई है। ठीक है गाइस, अब शुरू करते हैं टाइमलाइन को डिटेल में। तो गाइस मैंने आपके सामने एक टाइमलाइन ड्रॉ कर दी है। इसके अंदर टाइमलाइन के अंदर क्या है ये समझने की कोशिश करना गाइस। ये यहाँ से शुरू हुआ 2MYA। अब आई होप सो गाइस आप समझ गए होगी कि MYA क्या है। यहाँ से लेके पहले मैं यहाँ तक बनाऊँगा 6000, बस 6K यहाँ तक बनाऊंगा। 6K है गाइज, ये 6000 यानी कि। ठीक है, अब 2MYA से लेकर 12,000 गाइज मैं बात कर रहा हूँ 2MYA यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके आज से 10,000 BCE। ठीक है गाइज, वहाँ तक ये बता रहा हूँ मैं, सॉरी गाइज, आज से 12,000 BCE, यहाँ से लेके 12,000 BCE, और एक गाइज हम डिवाइड करेंगे क्या 10,000 BCE, 10K। अब ये K तो गाइज 1000 है, लेकिन ये BCE है गाइज, यहाँ कंफ्यूज मत होना। ठीक है गाइज, ये भी BCE है। ठीक है गाइज, आई होप सो आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। गाइज बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, सिर्फ अपनी टाइमलाइन को डिवाइड किया है 2 मिलियन ईयर्स अगो, 12,000 BCE, 10,000 BCE और 6,000 BCE। अब गाइज इसको आगे समझिए कैसे करते हैं कि गाइज ये वाला जो टाइम, ये जो फर्स्ट वाला जो ये है इसको क्या बोलते हैं गाइज, इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक। अब गाइज पैलियोलिथिक क्या है, पैलियोलिथिक का एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर क्या हुआ था, पैलियो का गाइज मतलब होता है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड क्या होता है गाइज, मैं अभी समझाता हूँ आपको। पहले पैलियो का मतलब देख लो, पैलियो का मतलब होता है बिग। अब ये गाइज बिग, और लिथिक का मतलब क्या होता है गाइज, स्टोन। तो ठीक है गाइज, समझ में आया होगा। पैलियोलिथिक यानी कि बिग स्टोन्स, यानी कि इसमें बड़े बड़े स्टोन्स यूज़ होते थे। बीच वाला आया फिर क्या, मीज़ोलिथिक, 12,000 से 10,000 के बीच में, मीज़ोलिथिक। और मीज़ो का मतलब क्या होता है गाइस, मिडल,
यानी कि ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। ठीक है गाइस। तीसरा आता है क्या, 10,000 BC से लेके 6,000 BC के बीच में। तो गाइस इसको हम बोलते थे क्या, इसको हम बोलते हैं नियोलिथिक। अब गाइस नियोलिथिक यानी कि नया, अब नया वो नया आ चुका है नियोलिथिक। इसके अंदर क्या है गाइस, नया स्टोन आ चुका है। नया मतलब नियो मतलब क्या होता है गाइस, न्यू। लिथिक मतलब स्टोन। तो नया स्टोन अब डेवलप हो चुका है, यानी कि गाइस अब क्या है, छोटे स्टोन डेवलप होने लगे हैं। और छोटे स्टोन डेवलप होने से क्या हुआ कि हम ईजिली चीज़ों को डेवलप कर पा रहे हैं, ईजिली चीज़ों का यूज़ कर पा रहे हैं। अब गाइज आप समझना कि इनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए। पहले तो हमने देख लिया कि कैसे क्या टाइमलाइन आई। गाइज मैं इसको फिर से रीड्रॉ कर दूंगा, ज़्यादा सही से क्लियर नहीं आ रही है ये। तो गाइज लो मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इस बार हम थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ से चला ये 2 मिलियन ईयर्स अगो, फिर यहाँ से 2MYE। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 12,000, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है 10,000, और फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा गाइज 6,000। अब गाइज इनके बीच में इंसिडेंस क्या हुए वो समझने की ज़रूरत है। इसको हमने कंसिडर किया था क्या, पैलियोलिथिक। गाइज मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। ये क्या था, पैलियोलिथिक। ठीक है, इसमें पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, पैलियो। ठीक है, आप समझ जाना पैलियो। इसके बाद में क्या है, मीजोलिथिक। और तीसरा था क्या, नियोलिथिक। ठीक है, अब पैलियोलिथिक का मतलब मैंने आपको बता दिया कि बड़े स्टोन्स यूज़ होते थे। ठीक है, अब बड़े स्टोन्स यूज़ होते थे, इसके अंदर क्या हुआ, फायर का इन्वेंशन हुआ। अब कैसे का फायर का इन्वेंशन हुआ गाइज, स्टोरी सही सही से समझना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। गाइज पहले क्या होता था कि लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे और उनके पास खाने के लिए क्या था, कुछ नहीं था। वो क्या होते थे, या तो कोई जानवर किसी को मार के चला गया और थोड़ा बहुत खा पी के जो छोड़ गया हो, या तो वो बचा हुआ खा लेते थे, या फिर वो मार के खाते थे। अब गाइज मार के उनके, अब छोटे से पत्थर से कुत्ते को मारेगा तो कुत्ता भी नहीं मरेगा। तो ये क्या सोचते थे, बड़ा पत्थर लेके मारेंगे, क्योंकि इनके पास क्या होती थी, टेक्निक नहीं होती थी। टेक्निक ना होने के कारण ये बड़े बड़े पत्थर यूज़ करते थे। अभी इन्होंने जब देखा कि यार दो पत्थर जब आपस में टकराए हैं, कहीं भी ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा कि दो पत्थर टकराए। अब टकराए तो क्या हुआ, इंसिडेंस हुआ कि दो पत्थर के बीच में फ्रिक्शन हुआ। गाइस फ्रिक्शन होता है दो चीज़ों के बीच में, रगड़ रगड़ना की वजह से क्या हुआ कि उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से आग जली। अब गाइस कई बार ऐसा होता है कि आग जलने की वजह से सूखी जो जगह होती है वहाँ पे आग लग सकती है। तो उनको लगा अरे यार ये क्या है। तो फिर उसके अंदर क्या हुआ होगा कि अपन एक अज्यूम कर सकते हैं, हिस्ट्री को अपन अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एविडेंसेस नहीं मिल रहे थे अपन को गाइस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, अब ये जो आग जली तो यहाँ से जो कोई मांस वगैरह था या फिर कुछ भी था जानवर वगैरह, तो वो पक गया। जब वो उसको खाए तो उनको क्या लगा, टेस्टी लगा। तो वो क्या सोचे, यार ये ज़्यादा अच्छा है खाने में। ठीक है गाइस, तो अब ये जो था फायर का इन्वेंशन ऐसे हुआ होगा। ठीक है गाइस, इसके बाद में हम कंसिडर करते हैं क्या, मीजोलिथिक। ठीक है गाइस, अब मीजोलिथिक को समझते हैं। मीजोलिथिक में क्या हुआ गाइस, यहाँ पे आ गया डॉग का डोमेस्टिकेशन। गाइस डॉग पहले काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हुआ करते थे। इनफैक्ट आज भी कई सारे डॉग होते हैं जो वाइल्ड होते हैं काफ़ी। ठीक है, तो डॉग उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड जानवर हुआ करता था और इसको डोमेस्टिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर भी लोगों ने इसका डोमेस्टिकेशन सबसे पहले शुरू किया। अब डॉग का डोमेस्टिकेशन शुरू करने का मतलब है गाइस, सोचो उनकी थिंकिंग कितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होगी इस टाइम के बीच में कि वो एक डॉग जैसे जानवर को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। अब गाइस डॉग जैसे जानवर को डोमेस्टिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिकेट कर क्यों रहे हैं, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है गाइस पालतू बनाना। अब गाइस पालतू तो बना रहे हैं, लेकिन बना क्यों रहे हैं एक्चुअली, गाइस पालतू इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको अब पता चल गया कि हमारा प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। गाइस अगर प्रोटेक्शन की बात आ रही है तो अब वो साथ में भी रहने लग गए होंगे। तो गाइस समझ रहे हो, पहले वो एक जगह से दूसरी जगह, कोई कहाँ घूम रहा है कोई कहाँ घूम रहा है, उनको कोई मतलब नहीं था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये घूमने लगे झुंड में। अब क्या हुआ, इनको पता चला प्रोटेक्शन की हमें और ज़रूरत है, तो फायर का डेवलप हुआ। उसके बाद में इन्होंने सोचा यार हम कोई जानवर रख लेते हैं अपने साथ में। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, डॉग का डोमेस्टिकेशन शुरू किया। आई होप सो गाइज़ यहाँ तक आपको सही से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आती है गाइज़ न्यूलिथिक एज। टाइम डेवलप होते जा रहा है और ये आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे करके इन्होंने क्रॉस कर दी 10,000 BCE भी। और यहाँ पे आ गया न्यूलिथिक, जिसको बोलते हैं क्या, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, जो कि किसने कहा था, जॉर्डन
चाइल्डी, यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ गाइज मैं ऊपर, Gordon, जॉर्डन CHILDE, जॉर्डन चाइल्डी नाम के एक स्कॉलर थे। इन्होंने नाम दिया न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन 1935 के अंदर गाइज इन्होंने ये टर्म दी थी। ठीक है गाइज, अब न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन तो हुआ, इसलिए इनको, क्योंकि अब इसको रिवॉल्यूशन क्यों कहा गया गाइज, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है कुछ अचानक से कुछ नया आ जाना और इतनी स्पीडली कम टाइम में फैलना, जिसकी वजह से उसको क्या कहा जाए, रिवॉल्यूशन कहा जाए। तो आई होप सो गाइज रिवॉल्यूशन आपको समझ में आया। अब आप सोच रहे होगे कि यार ऐसा क्या फैल गया इस टाइम में आके कि इसको रिवॉल्यूशन कंसिडर कर दिया। अब लोग एक जगह रहने लगे, तो गाइज जब वो खा रहे थे ना, तो अब पहले क्या होता था कि वो पेड़ पौधे भी खाने लग गए, क्योंकि हर टाइम तो इंसान की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो मीट वगैरह को पचा सके। तो इन्होंने क्या किया, अब जानवरों के साथ साथ पेड़ पौधों की चीज़ें भी खाने लगे। तो ये पेड़ वगैरह खाते थे, तो जो बीज होते हैं, अब गाइस ऐसा तो होता नहीं था कि कई साल पहले बीज नहीं होते थे फ्रूट्स के अंदर, वो तो पहले भी होते थे। तो जैसे वो खा रहे थे, तो कई बार क्या होता था कि बीजों को गिरा देते थे, फिर वो जब घूम के वापस उसी जगह आते थे ना, तो वो देखते कि यार यहाँ पे तो मैंने बीज फेंके थे और अब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ उग गया। तो गाइस अब ये इनको आइडिया हो गया कि हाँ ऐसे करके चीज़ें उग भी सकती हैं। तो गाइज यहाँ पे आ गया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आया, और एग्रीकल्चर के साथ साथ में गाइज एक और स्टोरी चलती है क्या, कि एग्रीकल्चर तो करने लगे, लेकिन अब क्या होता था, कई बार पूरा मांस वगैरह कुछ खाया नहीं जाता, कई बार पूरा एग्रीकल्चर बचा हुआ स्टॉक में रह जाता था, उसका क्या करें, फ्रूट्स वगैरह रह जाते थे, उसका क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। तो गाइज एक बार ये देखे कि यार बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है ले जाने में, किसी चीज़ के लटका के बांध के वगैरह रख के, किसी एक कार्डबोर्ड टाइप की लकड़ी का टुकड़ा लेके उसके ऊपर रख के, या पत्थर का टुकड़ा लेके उसके ऊपर रख के, और ऐसे लेते जाते थे, लेकिन गाइस इससे दिक्कत बहुत हो रही थी। तो इन्होंने क्या सोचा, यार क्या किया जाए। तो एक बार क्या होता है कि ये पहाड़ के ऊपर से देखते हैं कोई चीज़ रोल होके आ रही है। अब ये देखते हैं रोल होके आ रही है ना, वो इतनी जल्दी आ रही है कि इतनी स्पीडली वो नीचे उतर गई। तो ये सोचते हैं कि यार अगर अपन भी ऐसा कुछ करें कि कोई रोल होने वाली चीज़ हो, जिससे आसानी से उसको क्या कर सकें, हम रोल कर सकें। रोल करेंगे तो क्या होगा, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कैरी कर सकते हैं। और इसी से इन्होंने क्या इन्वेंशन कर दिया, व्हील का इन्वेंशन। और गाइज इसी के थोड़ी आगे देखेंगे कि इन्होंने व्हील की मदद से पोट्री भी बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है गाइज, आई होप सो आप समझ गए होंगे ये। और गाइज अब तीनों में एक चीज़ कॉमन थी क्या, कि इन तीनों के अंदर क्या हुआ, स्टोन का यूज़ हुआ। तो गाइज इस पूरी को बोलते हैं गाइज यहाँ तक की को स्टोन एज, स्टोन एज। अब इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री भी गाइज, वैसे इसको बोलते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं मिले। गाइज मैंने आपको जितनी भी स्टोरी सुनाई है वो क्या है, एक थ्योरेटिकल है, मतलब कि एक अज्यूम किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा हुआ ही था, हम कंसिडर नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं एक हिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका मान सकते हैं गाइज, जिसके अंदर सिर्फ हम अज्यूम कर सकते हैं, इसको कोई पर्टिकुलर प्रूव नहीं है हमारे पास कि ऐसा ही हुआ था। ठीक है गाइज, क्योंकि हमारे पास कुछ एग्जैक्ट सोर्सेस नहीं है। ठीक है गाइज, इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 6000। अब गाइज मैंने 6000 क्यों लिखा है, यहाँ पे और भी तो कुछ लिख सकता था। अब 6000 इसलिए क्योंकि यहाँ पे आके एक नई चीज़ आ गई थी, वो थी चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक। अब गाइज ये भी वैसे स्टोन एज के अंदर ही आता है, क्योंकि लिथिक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है स्टोन। अब चालको का मतलब क्या होता है, चालको का मतलब होता है गाइज ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज। अब ब्रोंज की एज आ गई थी, ब्रोंज की एज का मतलब क्या होता है गाइज, कॉपर को और टिन को मिला के जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं गाइज ब्रोंज। ये एक तरह का क्या होता है, एलिमेंट होते हैं, जिससे क्या होता है कि कई सारी चीज़ें बनती हैं। लो गाइज इसको आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रोंज एज, चालकोलिथिक एज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है गाइज, आई होप सो आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। ठीक है गाइज, मैं आपको एंडिंग में इसका एक बार फिर से रिवीजन दे दूंगा, इसके आगे की टाइमलाइन अपन पढ़ते हैं अब। ठीक है, तो अब गाइज देखिए 6000 BC के आगे कैसे क्या टाइमलाइन चलती है। यहाँ से फिर से गाइज अपना वही स्ट्रेटेजिक टाइमलाइन ड्रॉ कर रहे हैं। टाइमलाइन ड्रॉ करने के बाद में 6000 तक मैंने पढ़ा दिया था, और गाइज 6000 से आगे पढ़ते हैं अब।
यहाँ 6000 हुआ था, यहाँ पे अब जाके हम करेंगे क्या 2600 BCE। ठीक है गाइज, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे अपन 1500 BCE, और गाइज उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे 1000 BCE, और गाइज आखिर में यहाँ पे लिखेंगे 600 BCE। अब गाइज ये हैं क्या, अब इनको ध्यान से समझना गाइज, अब इम्पोर्टेंट आ चुका है काफ़ी ज़्यादा। 6000 से यहाँ तक आते आते गाइज हुआ क्या, ऐसा क्या इंसिडेंस आया कि यहाँ पे आ गई क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब गाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन आने के लिए कुछ चीज़ें तो चाहिए थी, वो कैसे क्या आई, वो डेवलप कैसे हुई। तो गाइज शुरू करते हैं 6000 BC से आगे क्या क्या होता गया। अब लोगों को नया एलिमेंट मिल चुका था, उससे वो एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा कर सकते थे। अब काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर कर सकते थे, उससे फ़ायदा क्या हुआ कि उनका स्टोरिंग पर्पस भी बढ़ गया। अब वो स्टोर करते थे गाइज कोई भी चीज़ है। एक सेकंड गाइज, इसको टाइमलाइन को अपन फिर से ड्रॉ करेंगे। आप पहले एक चीज़ समझिए, पहले आपके पास क्या था, सिर्फ खाना था। पहले आपको सिर्फ इतना पता था कि हमें खाना खाना है, ठीक है, पेट भरने से मतलब था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने प्रोटेक्शन देखी। ठीक है गाइज, गाइज लिंक करते चलना, लिंक करना ही सब कुछ है गाइज। पूरी थ्योरेटिकल आपको यहीं याद हो जाएगी, पूरा कुछ जितना भी कुछ है, जितना आपका माइंड डेवलप करना है मैं यहीं पे कर दूंगा गाइज। इसके बाद में प्रोटेक्शन तो हो गया, ठीक है गाइज। इसके बाद में अब खाना क्या, हर टाइम थोड़ी जानवरों को मारते फिरेंगे, कितना जानवरों को मारोगे तुम, और कितने जानवरों को तुम बचा सकते हो गाइज। इंसान की कैपेसिटी थी, क्या कोई इंसान ऐसा है कि जो डेली चिकन वगैरह खा सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा वो कंज्यूम नहीं कर पाता। ठीक है गाइज, प्रोटेक्शन हो गया। अब इसके बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। अब गाइज एग्रीकल्चर शुरू तो कर दिया, लेकिन एग्रीकल्चर शुरू करने के साथ साथ इन्होंने एक चीज़ देखी, वो क्या थी कि एग्रीकल्चर में क्या हुआ, इनको चाहिए थे टूल्स। अब वो टूल्स कहाँ से आए, ब्रोंज से। अब ब्रोंज से टूल्स आए, वो कैसे आए, वो आए कैसे कि ब्रोंज का इन्होंने इन्वेंशन कर दिया था कॉपर और टिन को मिला के। ठीक है, और इसके बाद में गाइज एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर अब पहले ही थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन अब इनका क्या हुआ, ये थोड़ा ज़्यादा एग्रीकल्चर होने लगे। अब ये कई बार क्या होता था कि सामान बच जाता था, ये क्या सोचते थे, अब क्या करें यार, ये सामान तो बच गया, ऐसे भी नहीं किसी को दे दे, इतना कुछ था नहीं। तो अब क्या सोचे यार, अगली बार, इस बार तो एक्स्ट्रा हो गया। अब अगली साल जब आया तो क्या हुआ कि बारिश ही नहीं हुई, ऐसी जगह इतने बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ कि वो उगा ही नहीं। तो इन्होंने देखा अरे यार नुकसान हो गया, इस बार तो उगा ही नहीं कुछ भी, पिछली बार एक्स्ट्रा बच गया था। अगली बार देखे फिर उग गया, फिर अगली बार देखे कुछ नहीं हुआ। तो फिर कभी ऐसा होता कि बहुत ज़्यादा है, कभी ऐसे है कि है ही नहीं खाने के लिए। तो इन्होंने एक पर्पस स्टार्ट किया, स्टोरिंग। एक सेकेंड गाइस, स्टोरिंग, स्टोर। अब गाइस स्टोर किस में करेंगे ये, ऑफ कोर्स गाइस पोल्ट्री में। ठीक है, पोल्ट्री में अगर ये स्टोर करेंगे तो इनके पास आ गया क्या, पोल्ट्री। अब ये पोल्ट्री बनाते कैसे थे गाइस, व्हील से, व्हील पोल्ट्री। गाइस आपने गाँव वगैरह में आज भी देखा होगा कि व्हील की मदद से मटके बनाते हैं। ठीक है, अब पोल्ट्री जब इन्होंने बनानी शुरू कर दी, एक्स्ट्रा स्टॉक आया, उसको स्टोर करना शुरू कर दिया। अब गाइस आप एक बात बताओ, आप खेती करो, ठीक है, और क्या आप उसको आज छोड़ के आ सकते हो, जैसे आज आप खेती कर दी और उससे 50-60 किलोमीटर दूर आके रह रहे हो, नहीं। क्यों, क्योंकि उसका ध्यान भी तो रखना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो गाइज उसका ध्यान रखने के लिए अब क्या हुआ, नया वो आया। तो गाइज उसको ध्यान रखने का भी हमारे दिमाग में एक थिंकिंग आई, इसलिए उन्होंने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट। अब आ गया क्या, परमानेंट सेटलमेंट। अब तक क्या था गाइज, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह घूम रहे थे, लेकिन अब क्या उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमना, हमें अब एक ही जगह पे रुकना है, एक ही जगह पे खाना पीना वगैरह करना है। ठीक है गाइज, तो अब बन गए गांव, छोटे छोटे गांव बन गए। गांव बनने से धीरे धीरे क्या हुआ, एक कॉलोनी बनी। कॉलोनी बनने के बाद में क्या हुआ गाइज, लोग सिविलाइज्ड हुए। सिविलाइज्ड का मतलब क्या है गाइज, मतलब कि लोगों में अब एक थिंकिंग आने लगी कि हमें साथ रहना चाहिए, हमें स्टोरिंग वगैरह तो करनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हमें इस सेंस में रहना चाहिए, हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, हमें ये चीज़ करनी चाहिए या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसे करके लोग सिविलाइज्ड हो गए। गाइज़ आपके मम्मी पापा भी कहते होंगे थोड़ा तो समझदार बनो। तो गाइज़ वैसा ही कुछ हुआ कि यहाँ पे आके
थोड़े समझदार हो गए। ठीक है गाइस, तो अब गाइस समझदार हो गए, सिविलाइज्ड हो गए, तो इस वक्त जाके आई क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो सिविलाइज्ड हो गए तब आई क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये आई गाइस 2600 BCE के अंदर, IVC। गाइस इसको बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, इसको बोलते हैं गाइस फर्स्ट अर्बनाइजेशन। अब गाइस फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या था ये समझना गाइस, था क्या, क्यों बोलते थे। ठीक है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इसे क्यों बोलते थे। ठीक है, ऐसा क्या इसमें क्या अलग से ज़्यादा अनाज उग गया था, नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं था। अनाज तो उग ही रहा था, पोल्ट्री आई, अनाज आया, लोग अब क्या हुआ, एक जगह सिविलाइज्ड हो गए लोगों ने। आप अगर देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ोगे तो इसके अंदर देखोगे गाइस कि ये घर बनाते थे, घर को भी इस वे में बनाते थे कि एक होता है कॉलोनी, डेवलप्ड कॉलोनी, एक कंजस्टेड एरिया क्रिएट नहीं करते थे गाइस ये। ठीक है गाइस, यहाँ पे सुपर स्टेशंस भी बहुत कम थे। सुपर स्टेशन का मतलब होता है गाइस अंधविश्वास, कम थे, ये हमारे को एविडेंस नहीं मिलते थे। ठीक है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस और नॉर्मल चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना समझ गए थे, किन चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए, किन चीज़ों का यूज़ कैसे करना चाहिए, किस वे में किस चीज़ का हम फ़ायदा ज़्यादा उठा सकते हैं, ये सब गाइस इनको पता चल चुका था। ठीक है गाइस, अब इनकी जो रोड्स थी वो काफ़ी ज़्यादा वाइड थी, जिससे इनको, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंस देता है कि हाँ इनको अब इतने नॉलेज हो गई थी कि हमें रोड्स वगैरह ब्रॉड रखनी है, घर वगैरह को एक पर्टिकुलर पैटर्न में बनाना है। ड्रेन्स गाइस इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इन्होंने क्या, ड्रेन्स हर एक साइट, इसके गाइस कई सारी साइट्स हैं, साइट्स का मतलब गाइस एक छोटा पर्टिकुलर एरिया मिले हैं। ठीक है गाइस, तो इसकी साइट्स पढ़ेंगे गाइस, जिसके अंदर देखेंगे कि इनकी हर एक साइट के अंदर ड्रेनेज था। ड्रेनेज क्या होता है गाइस, नाले, नाले हो चाहे वो साफ़ पानी के लिए हो चाहे ख़राब पानी के लिए हो गाइस, वो हर एक साइट के अंदर था, जिससे हमें समझ में आता है कि वो सैनिटेशन वगैरह का कितना ध्यान रखते थे। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको इस चीज़ समझ में आई होगी कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कैसे क्या हुआ। पहली बार इंडिया इतना सिविलाइज्ड हुआ था, लेकिन गाइस इसके अंदर रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। गाइस रिकॉर्ड्स तो मिलते हैं, किसके, आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। मतलब एक ही तरह के एविडेंसेस मिलने लगे हैं अभी, वो है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। अभी रिटन सोर्सेज नहीं मिलने लगे, और मिले थे तो वो गाइज इतना कोई कैपेबल अभी तक हुआ नहीं है कि उनको कोई समझ सके। ठीक है गाइज, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो गाइज मैं आपको आगे समझाता हूँ, एक सेकेंड गाइज। इसको इरेज कर दूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, एक सेकेंड है ना। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट अर्बनाइजेशन हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, और अचानक से ही देखेंगे ये ख़त्म भी हो गई गाइज। 1900 BC तक आते आते क्या हुआ, ये ख़त्म हो गई 1900 BC। गाइज कोजेज़ हम देखेंगे कि माना जाता है कि जो सरस्वती रिवर थी, जो कि एक होली रिवर मानी जाती थी, जो कि राजस्थान हरियाणा वगैरह से बहती हुई, गुजरात के अंदर से बहती हुई निकलती थी, वो गाइज डिसअपियर हो गई। कई ये मानते हैं, कई ऐसे आगे कि फ्लड आ गया, कई ऐसे मानते हैं कि गाइज यहाँ पे क्या हुआ, ड्रॉट पड़ गया, ऐसे कई सारे मानते हैं कि फॉरेन इन्वेजन हुए, ऐसे कई सारे रीज़न है, कई सारे पर्टिकुलर रीज़न हम नहीं दे सकते कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो गाइज ऐसे कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से लगता है कि ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, लेकिन पर्टिकुलर एविडेंसेस हमें नहीं समझ में आए कि ये ख़त्म क्यों हुई। ठीक है गाइज, अब इसके बाद में आती है क्या, 1500 BCE। ठीक है गाइज, 1500 BCE, 1500 BCE के अंदर गाइज दो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए, समझना गाइज क्या क्या वो इंसिडेंट्स थे। एक था नॉर्थ इंडिया में और एक था साउथ इंडिया में। ठीक है, अब नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में ऐसे क्या इंसिडेंट्स हुए ये समझना गाइज। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में आए क्या, वैदिक एज, और साउथ इंडिया में आई क्या, मेगालिथिक एज। अब दोनों को गाइज मैं समझाता हूँ एक साथ। पहले मेगालिथिक एज पहले वैदिक एज देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि मेगालिथिक एज क्या थी। ठीक है, अब वैदिक एज क्या थी गाइस, वैदिक एज वो थी कि जिसके अंदर अब एक इंडिया वापस सिविलाइज्ड होने के रूप में आ चुका था। पहले बना, फिर बिखरा, और अब वापस से बनने की तैयारी में है।
ठीक है। कई सारे गाइज मानते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन थी वैदिक एज, जिन लोगों ने इसे बनाया था, कई तो लोग मानते हैं ये इंडिया के ही थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी जो मानते थे कि क्या ये बाहर से आए थे, वेस्टर्न एशिया से आए थे, ठीक है, सेंट्रल एशिया से, सॉरी गाइज, वहाँ से आए थे। गाइज एक्चुअली इसका पर्टिकुलर इंसिडेंस हम नहीं जानते, पर्टिकुलर एविडेंस हमारे पास नहीं है कि एक्चुअली थे कहाँ के, लेकिन ठीक है गाइज, लेकिन हम इसे मानते हैं कि ये इंडिया के ही लोग थे। और ये कहाँ पे रहते थे, ये गंगा वैली रिवर जो है उसके आसपास रहते थे। और गाइज इसमें और वैदिक के इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मेन डिफरेंस है, ध्यान से सुनना गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ठीक है, और ये क्या है, पेस्टोरल बेस्ड। पेस्टोरल बेस्ड क्या होता है गाइस, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। पेस्टोरल बेस्ड होता है गाइस पशुपालन, मतलब कि गाय भैंसों का काम करने वाले, ये इनका मानना इसमें था, ठीक है गाइस। अब वैदिक एज आपको पता चल गई गंगा वैली पे आई थी, और ये वाली जो थी गाइस इंडस वैली सिविलाइजेशन वो कहाँ पे आई थी, इंडस रिवर पे, ठीक है गाइस। अब पेस्टोरल वर्क करते थे, गंगा रिवर पे थे, और क्या करते थे गाइस ये, इसके अंदर गाइस ये रूल पे भी ध्यान रखते थे गाइज। इन्होंने बुक्स वगैरह का लिटरेचर शुरू कर दिया, और यहीं से हम मानते हैं कि गाइज पर्टिकुलर हिस्ट्री शुरू हुई, क्योंकि यहीं से क्या मिलते हैं, हमें एविडेंसेस मिलते हैं गाइज। आगे आगे जाके आप देखेंगे कि कई सारे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आके कई सारे जो स्कॉलर्स आए जिन्होंने अपनी हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश की, वो गाइज यहीं से ही पढ़ पाए हैं। क्यों, क्योंकि यहीं से हमें को क्या मिले, रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले, गाइज वो इनको समझने की कोशिश करते रहे, ठीक है गाइज। इसके बाद में अगर आप देखो तो साउथ में इसी के पैरेलल चल रही थी क्या, मेगालिथिक एज। अब मेगालिथिक एज में ऐसा क्या था गाइस, मेगा का मतलब होता है गाइस बिग, ठीक है गाइस, बिग। और लिथिक का मतलब मैंने गाइस आपको बता दिया, वो होता है क्या, स्टोन। गाइस एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया था, वो अभी आप देख लो, ठीक है। बिग स्टोन्स, बिग स्टोन्स का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर यूज़ होने लगे साउथ के अंदर। अब बड़े बड़े पत्थरों का क्या करते थे सर गाइज, ये बड़े बड़े पत्थरों का इसमें यूज़ करते थे कि ठीक है गाइज, ये दफनाते कैसे थे, इनकी भी एक पर्टिकुलर तरीका होता था, ये भी गाइज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। बड़े बड़े पत्थरों का रोल भी होता था दफनाने के अंदर भी, ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्या। लेकिन जो मेरे से पॉइंट मिस हुआ है गाइज वो मैं बता देता हूँ पहले, वो क्या है, वो है गाइज ये जो ग्रीक और जो लैटिन वर्ड है गाइज, आपने कई जगह जगह देखा होगा कि ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है गाइज, ये है क्यों, मतलब ये क्या है गाइज, ये एंशंट दो लैंग्वेजेस थी, ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज, जो आज के टाइम में कहीं पे भी नहीं बोली जाती, इसलिए इन दोनों को बोला जाता है डेड लैंग्वेज। क्या, डेड लैंग्वेज, जिसका आज यूज़ नहीं होता। इसलिए कोई भी वर्ड है जो कि अगर इंटरनेशनली जाना जाना चाहिए तो वो इन्हीं दो से लिया जाता है, क्योंकि इनमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, इसलिए इनको बोला जाता है डेड लैंग्वेज, क्योंकि कोई बदलाव नहीं आ सकता। और इसीलिए इन दोनों लैंग्वेजेस का ही यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है गाइस। आई होप सो आपको मैं यहाँ तक समझा पाया, ठीक है गाइस। मैं आपको एक बार रिकैप दे दूँगा पूरा, ठीक है गाइस। लेकिन आप तब तक मेरे साथ बने रहें, और वीडियो अगर आपको फास्ट लग रहा है या स्लो लग रहा है तो आप इसकी स्पीड क्वालिटी को चेक करके देख सकते हैं, ठीक है गाइस। अब मैंने आपको 1500 BC के अंदर बता दिया कि एक्चुअली में हुआ क्या था, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं आगे। अब गाइस आगे चलते चलते क्या आ गया, 1000 BC, सॉरी गाइस, 1000 BC के अंदर क्या हुआ है गाइस, आयरन एज। अब आयरन का सबसे पुराना कितने में गाइस, ये आया 1000 BC के अंदर, आयरन के सबसे पुराने एविडेंसेस मिल गए, ठीक है, 1K के अंदर आयरन एज, ठीक है गाइस। सबसे पुराने आयरन के एविडेंसेस मिल गए इंडिया के अंदर, ठीक है गाइस। इसके बाद में यानी कि अब तक क्या है, आयरन का यूज़ नहीं हुआ। तो गाइज अगर ये क्वेश्चन बने कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर हमें कौन सा मेटल नहीं मिलता, तो गाइज वो है आयरन, ठीक है गाइज। तो आयरन का इन्वेंशन अभी तक नहीं हुआ था गाइज, तो एग्रीकल्चर का कोई बहुत ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है गाइज। लेकिन अब आयरन का
इन्वेंशन हो गया। और आयरन एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होता है जिसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आज भी, ठीक है गाइज, इवन इन वेपन्स में भी होता है, ठीक है। अब वेपन्स मैंने यूज़ क्यों किया है यहाँ पे वर्ड, ये इसके पीछे भी एक रीज़न है गाइज, समझना ध्यान से कि अब वेपन्स भी यूज़ हो सकते थे, ठीक है। एक तो थे वेपन और दूसरा था क्या गाइज, एग्रीकल्चर के अंदर टूल्स। अब गाइज इन दोनों का मतलब क्या था। अब आती है गाइज इसके जाके इससे अगले इंसिडेंट से रिलेट होगा गाइज, ये 6th century BC 600 आ जाती है गाइज। अब इसके अंदर आते हैं महाजनपद, ठीक है। महाजनपद कौन थे गाइज, ये थे गाइज रूलिंग। अब इनसे होता था रूल। गाइज आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा, एक बार मैं इसको पूरे को हटा रहा हूँ, ठीक है गाइज, ताकि मैं महाजनपद को अच्छे से पढ़ा सकूँ, ठीक है गाइज। अब आ गई क्या, महाजनपद, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले हेडिंग क्या है, ठीक है। अब ये महाजनपद थे कौन है एक्चुअली गाइज, महा मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा, जन मतलब होता है कि जनपद मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डायनेस्टी का एक रूल, ठीक है गाइज। मतलब कि अब कुछ फैमिली या फिर कुछ एक जिसको हम बोल सकते हैं गाइज क्लैन, वो क्या करेगी, रूल करेगी एक पर्टिकुलर एरिया पे, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों पे, ठीक है गाइज। तो जैसे कि कई सारे रूलर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रूल करते हैं, तो गाइज वही एक इंसिडेंस यहाँ पे चल गया है अब, ठीक है। तो ये 6th century के अंदर आए, ये हमें पता कहाँ से चलता है गाइज, बुद्धा की लिटरेचर एक, ठीक है गाइज। वैसे तो बुद्धा की मेन 3 लिटरेचर है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो गाइज इनके अंदर कई सारे पार्ट्स हैं, जिनके अंदर एक है अगुत्र निक्य, अगुत्र निक्य, ठीक है। इसके अंदर से हमारे को पता चलता है कि 16 महाजनपद से क्या पता चलता है, 16 महाजनपद थे कब, 6th century BC के अंदर। तो गाइज इससे एक चीज़ और पता चलती है कि शुरू शुरू के अंदर है ना, सिर्फ कितने थे, 4 थे, ठीक है गाइज। मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, नाम देख सकते हो गाइज यहाँ पे, अगुत्र निके, AGUTRANIKYA, अगुत्र निके नाम का एक बुक था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, जिसके अंदर से हमारे को पता चला कि 6th century के अंदर 16 महाजनपद आए थे, ठीक है। शुरू के अंदर कितने थे गाइज, 4, ठीक है। अब 4 कौन कौन से थे गाइज, मेन तो ये था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइज, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके अंदर एक मगध भी था, अवंती भी था, कौशाल भी था और एक वज्जी था, ठीक गाइज, ये 4 थे, ठीक है। अब इन 4 का रोल क्या होता था गाइज, अब रोल क्या था गाइज, मेन तो क्या था कि एक दूसरे पे अटैक करके उनकी भी ज़मीन छीनने की कोशिश कर रहे थे। और गाइज हम देखेंगे कि आगे जाके सिर्फ एक मगध ऐसा था जो इनमें से सरवाइव कर पाया, ठीक है। बाकी क्या हुए, डिसमिस हो गए, ठीक है गाइज। बाकी तीनों को इसने टोपल कर दिया और ये अपना रूल इस्टेब्लिश कर पाया, ठीक है गाइज। अब इंडिया का फर्स्ट रूलर किसे माना जाता है गाइज, एक बड़ा क्वेश्चन है। इंडिया का फर्स्ट रूलर माना कैसे जाता है गाइज, वो था कौन, महापद्म नंद। अब गाइज ये थे कौन, महापद्म नंद, ठीक है। अगर गाइज आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप नंद, इतना नाम तो आपने सुना होगा कहीं पे, नंद, ठीक है। तो धनानंद नाम के एक रूलर थे, जिन्होंने क्या किया था, वो काफ़ी ज़्यादा मदिरा का सेवन करते थे और उन्हीं को चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, ठीक है गाइज। आई होप सो आपको रिलेट कर पा रहे हो। और वो कौन थे, इन्हीं के बेटे, यानी कि महापद्म नंद, नंद डायनेस्टी के एक तो इस्टेब्लिशर भी यही थे और धनानंद के पिता भी यही थे। तो इनके बाद में इनका बेटा आता है धनानंद, और धनानंद के बाद में कौन आ जाती है, नई डायनेस्टी गाइज, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं मौर्य डायनेस्टी, ठीक है गाइज। अब मौर्य डायनेस्टी को गाइज थोड़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको डिटेल्ड वे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है गाइज। वैसे तो मैं आपको अंदर जा अगले लेक्चर्स के अंदर सही से पढ़ाऊँगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे हल्की फुल्की जानकारी दे रहा हूँ कि एक्चुअली था क्या, ठीक है। मौर्यास,
मौर्यास। ठीक है, मौर्यास के अंदर सबसे पहले आए कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट कौन थे गाइस? ये चंद्रगुप्त फर्स्ट ही थे, एक्चुअली चंद्रगुप्त ही थे वो। चंद्रगुप्त फर्स्ट, सॉरी गाइस, गुप्ताज में आएंगे। ये चंद्रगुप्त थे मौर्य वाले, चंद्रगुप्त मौर्य नाम था इनका, जो कि चाणक्य की मदद से तक्षशिला के अंदर अपनी जो कोचिंग वगैरह जो पूरी होती है गाइस, यानी कि नॉलेज इन्होंने जो ली थी वो तक्षशिला के अंदर ली थी। और तक्षशिला गाइस वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, वहाँ से इन्होंने नॉलेज गेन की थी। और गाइस माना जाता है कि जो मौर्यास थे वो 324 के अंदर आए थे। अब 324 में ये जब आए थे, इससे पहले एक छोटा सा इंसिडेंस नहीं, बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था इनफैक्ट 327 के अंदर। अब 327 के अंदर सर ऐसा क्या इंसिडेंस हो गया हमें तो बताओ। ये हुआ था गाइस कि यहाँ पे इंडिया के अंदर अलेक्जेंडर अटैक करने आया था। इंडिया के अंदर अलेक्जेंडर अटैक करने आया था, तो क्या वो इंडिया के अंदर आया था तो उसने नंद डायनेस्टी को क्या हराया, या फिर नहीं आया तो क्यों नहीं आया? क्या उसको किसने रोक लिया? हाँ गाइज, उसको एक रूलर ने रोक लिया था। तो गाइज आप सोच रहे होगे कि इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा पावरफुल रूलर था जिसने उसको रोक लिया और उसने पूरी इंडिया पे रूल भी नहीं किया? तो गाइज वो था पोरस। ठीक गाइज, ठीक है। अब यहाँ पे एक बैटल लड़ी जाती है, बैटल ऑफ हाइडोस्पस। कहाँ पे? जो राजस्थान वाला जो एरिया है ना, ये ऐसे इधर के करके कुछ, ठीक है। इसके यहाँ पे एक रिवर्स जो बहती है ना, इसके यहाँ पे जो रिवर्स वगैरह बहती हैं, इन रिवर्स में से एक थी हाइडोस्पस, जिसका नया नाम गाइस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है या फिर अगले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बैटल ऑफ हाइडोस्पस लड़ी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, पोरस जीत जाता है और अलेक्जेंडर क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, और ऐसे करके ये चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे कौन आ जाता है? पोरस जीतने के बाद में पोरस की गाइस थोड़ा टाइम बाद में डेथ हो जाती है, और वो वहाँ पे रूल कर रहे होते हैं। कहाँ पे? अपने नॉर्थ वेस्ट रीजन में। ठीक है, लेकिन सेंटर में रूल कौन कर रहा था गाइस? सेंटर में रूल कर रहे थे कौन? मौर्याज आ गए थे। अब इनसे पहले जब बैटल ऑफ हाइडोस्पस लड़ी गई तब कौन थे गाइस? नंद रूलर्स, धनानंद। और क्या कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर अटैक करने आया था तब चंद्रगुप्त ने इनफैक्ट इनको देखा भी था। ठीक है गाइस, तक्षशिला के अंदर। ठीक है, किसको? अलेक्जेंडर को। ठीक है गाइस, अब मौर्याज आ जाते हैं। मौर्याज के अंदर चंद्रगुप्त फर्स्ट जो मैं आपको बता रहा था, उनके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। चंद्रगुप्त फर्स्ट एक्चुअली थे कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, अरे सॉरी गाइस, सॉरी एक मिनट गाइस, चंद्रगुप्त फर्स्ट, सॉरी गाइस मेरी गलती हो रही है, मैं बार बार में इसको चंद्रगुप्त फर्स्ट बोल रहा हूँ। ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने क्या किया? अब अलेक्जेंडर तो गया, अब अलेक्जेंडर जाएगा तो क्या उसने जितना एम्पायर जीता है क्या उसको छोड़ के चला जाएगा? क्या आप यहाँ से बैठ के 1000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर राज कर सकते हो? नहीं गाइस, उसके लिए क्या करोगे? किसी को अपॉइंट करोगे। तो वो भी अपॉइंट करके गया गाइस, किसको? सेलुकस निकेटर को। SELUCS। ठीक है, सेलुकस निकेटर, NICATOR। ठीक है गाइस, अभी इसकी और चंद्रगुप्त की होती है बैटल, जिसके अंदर कौन जीत जाता है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जीत जाता है तो सेलुकस निकेटर को लगता है हाँ इस बंदे में वो बात है, और इसलिए इसने क्या कर दिया? अपनी बेटी की शादी करवा दी चंद्रगुप्त के साथ। और फिर ये दोनों एक ट्रीटी साइन करते हैं। ठीक है, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है गाइस? ऐसा होता है कि ये इनको 500 हॉर्सेस देते हैं, और ये क्या करते हैं? नॉर्थ वेस्ट का कुछ रीजन देते हैं, किसको? चंद्रगुप्त को। ठीक है गाइस, चंद्रगुप्त के बारे में इतना ही था। ठीक है गाइस, इसके बाद में आते हैं अपने नए रूलर। वो कौन थे गाइस? मैं आपको अभी बताता हूँ। इनके बाद में आए कौन? बिंबसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आते हैं बिंबसार। बिंबसार कौन थे गाइस? ये इनके बेटे थे, और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उन्होंने ही काफ़ी ज़्यादा एम्पायर एक्वायर कर लिया था। बिंबसार ने अपने लाइफ टाइम में कुछ भी नहीं किया गाइस, कोई भी बैटल नहीं लड़ी। इनके टाइम में 2 रिवोल्ट्स हुए थे, लेकिन वो रिवोल्ट्स क्या हुए थे गाइस? एम्पायर के अंदर से आज़ाद होने के रिवोल्ट्स हुए थे। वैसे कोई एक्सटर्नल इन्वेशन बिल्कुल भी नहीं किया था, ना इन्होंने आगे किया, ना ही इनके रिलेटेड कोई हुआ। वो मैरिज एंड अलायंस थोड़ी बहुत करते थे। ठीक है,
तो इन्होंने किया क्या, अब जो दो रिवोल्ट छिड़ी, ठीक है, रेबेलियंस जो हुए, उनमें एक में भेजा गया किसको, अशोका को, और एक में भेजा गया सुशीन को। अब ये दोनों थे कौन गाइस, इनके बेटे थे। बिंदुसार के बड़ा बेटा था सुशीन, जो कि तक्षशिला के अंदर था, और उज्जैन वहाँ पे कौन था गाइस, अशोक। ठीक गाइस, कहा यह भी जाता है गाइस कि जो सुशीन था उसके द्वारा बैटल को शांत नहीं कर पाया गया था, और वहाँ पे भी भेजा जाता है किसको, अशोक को। और ऐसे करके इन दोनों रेबेलियंस को सरप्रेस किया जाता है और वहाँ पे शांति लाई जाती है। ठीक गाइस, आई होप सो इतना समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं आगे। ठीक गाइस, चंद्रगुप्त, अब आता है कौन, अशोक। तो गाइस अशोक ने ऐसा क्या किया कि अशोक को हम इतना ज़्यादा नाम जानते हैं। तो गाइस आप अब तक के सब रूलर्स में अशोक का नाम ज़रूर जानते होंगे, अशोका। ठीक है, अशोका कौन था गाइस, इतना फेमस कैसे हुआ। गाइस अशोका वो रूलर था जिन्होंने इनफैक्ट एक ग्रेट वॉरियर भी थे, और थोड़े ही टाइम बाद में क्या किया, इन्होंने बैटल वगैरह लड़ना भी छोड़ दिया। अब गाइस सवाल ये आता है कि अगर ये बहुत बड़े योद्धा थे तो उन्होंने बैटल लड़ना छोड़ा क्यों। गाइस एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग, KALINGA, कलिंग। ठीक है गाइस, ये कहाँ है, आज के टाइम में ओडिशा है, वहाँ पे कलिंग नाम की जगह पड़ती है। 261 BCE के अंदर इन्होंने बैटल ऑफ कलिंग लड़ी, और ये किसी लड़की से प्यार करते थे गाइस, वो है कौन, कौरवकी। सॉरी गाइस, वो थी कौन, कौरवकी, जिनसे ये प्यार करते थे, और वो गाइस उन्हीं के एम्पायर की थी, तो इनको पता भी नहीं था। और फिर ये बैटल लड़ी जाती है जिसके अंदर शायद उसकी मृत्यु हो जाती है, और इस बैटल के अंदर 1,00,000 लोग मारे जाते हैं। ठीक है गाइस, 1,00,000 लोगों के साथ साथ अशोका ने अपना लेफ्ट हैंड खो दिया, और अशोका को लगता है कि यार मेरे हाथों ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा नरसंहार, इतना ज़्यादा लोगों की हत्या। तो गाइस इससे ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होते हैं, और ये क्या करते हैं, इस चीज़ को सुधारने के लिए, अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करते हैं गाइस, इन्होंने क्या अपना लिया, बुद्धिज़्म, और इन्होंने हथियार त्याग दिए गाइस, और कहा कि आज के बाद में कोई भी बैटल नहीं लड़ी जाएगी। ठीक है गाइस, और इन्होंने क्या अपना लिया, धम्म। अब गाइस ये धम्म क्या था, धम्म गाइस एक मोरल आइडियल्स होते थे। मोरल आइडियल्स क्या होते हैं गाइस, मोरल मतलब कि नैतिक, जो कि समाज के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, समाज के भला करने के रिलेटेड। ठीक है, तो इनके ऐसे आइडियाज़ थे, आइडियल्स थे, मतलब कि इससे विचार थे, मतलब समाज का भला करने जैसे विचार, वो गाइज इन्होंने इस्टेब्लिश किए। अब गाइज वो थे क्या, गरीबों की मदद करो, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करो, बड़ों का आदर करो, गुरु का पालन करो, गुरु का कहना मानो। ठीक है गाइज, ऐसे करके कुछ बातें थी जो इनके अंदर लिखी गई, और अशोका ने रोक एडिक्ट बनवाए थे गाइज। रोक एडिक्ट का मतलब होता है रोक पे लिखी गई, एडिक्ट मतलब कि चीज़ें, उनको बोलते थे रोक एडिक्ट। तो गाइज वो कई सारी लिखवाई थी इन्होंने, जिनके अंदर 3rd और जो 7th रोक एडिक्ट मिली है, उन दोनों के ऊपर मिला गया क्या, धम्म। ठीक है गाइज, आई होप सो कि आपको समझ में आया अशोका का पूरा। और इन्होंने एक चीज़ और की थी इस धम्म के लिए, वो था क्या, धम्म महामात्रा। धम्म महामात्रा। अब गाइस धम्म महामात्रा कौन था, अब क्या करते थे, ऐसे तो बैठे बैठे तो धम्म का फैलाव नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या किया, हर 5 साल के अंदर एक बार रैली निकालते थे ये। किसके अंडर में, एक ऑफिसर के अंडर में, हर का एक हेड तो होता था ना, तो इस कमेटी का हेड होता था कौन, धम्म महामात्रा। ठीक है गाइज, और ये करता था हर 5 साल में एक रैली। अब वो रैली छोटी मोटी नहीं होती थी गाइज, बहुत बड़ी रैली होती थी, जिसके अंदर काफ़ी लोगों को क्या किया जाता था, दान भी दिया जाता, और उनको अगर वो इच्छुक हैं तो उनको बुद्धिज़्म के अंडर में लाया जाता था, उनको बुद्धा का धर्म फॉलो करने के रास्ते बताए जाते थे। ठीक है गाइस, आई होप सो कि आपको समझ में आया। ठीक है, इस बाकी आप पढ़ेंगे, जो आगे लेक्चर्स बताऊंगा मैं उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, अब आता है कौन गाइस, इसी 600 सेंचुरी की बात करें गाइस। अब दूसरा जो इंसिडेंस हुआ 598 के अंदर हुआ,
वो क्या था, बुद्धा का जन्म। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि ये बुद्धा का जन्म तो हुआ, लेकिन बुद्धा का जन्म हुआ था तब रूल कौन कर रहा था? तब गाइज रूल कर रही थी हरिनक डायनेस्टी, जो कि मौर्यास नंद से पहले शिशुंग से पहले जो डायनेस्टी थी वो रूल कर रही थी। उनमें रूलर थे एक बिंबसार और उनके बेटे थे अजातशत्रु। उस टाइम में बुद्धा का जन्म हुआ था, ठीक है। और बुद्धा का पुराना नाम था सिद्धार्थ गौतम। ये नेपाल में इनका जन्म हुआ। लिच्छावी प्रिंसेस थी कोई, ठीक है, उनसे इनका जन्म हुआ। और उसके बाद में ये काफ़ी ज़्यादा शांति प्रिय हो और 30 की एज में इन्होंने घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया और लगभग 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में कई सारी जगहों पे इन्होंने लेक्चर्स दिए। लेक्चर्स देने के बाद में गाइस इनको समझ में लेक्चर्स दिए तो लोगों को समझ में आने लगा कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है और इनको फॉलो करते गए और ऐसे करके एक नया धर्म बन गया, वो था बुद्धिज़्म। और आज भी इसका काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है और इसके कई सारे पार्ट्स हैं। अब गाइस पार्ट्स होते क्यों हैं? गाइस जब दो लोगों का आइडिया ना मिले और दोनों ही किसी चीज़ के कट्टर हों, जैसे कि दोनों ही क्या हैं, बुद्धा को मानते तो हैं लेकिन मानते कैसे हैं? जैसे कोई भगवान, कोई बुद्धा को गॉड मानता है, कोई बुद्धा को गॉड नहीं मानता, लेकिन मानते दोनों हैं बुद्धा को, ठीक है। तो कोई इसके भी साथ होंगे कि जो बुद्धा को गॉड मानते हैं, कोई उसके भी साथ होंगे जो बुद्धा को गॉड नहीं मानते। तो गाइज ऐसे करके इनके अंदर आते जाते हैं स्पिरिट। तो महायान, हीनयान, वज्रयान, तो गाइज ऐसे 13 वध, ये 4-5 हैं इनके पार्ट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद में आता है गाइज इसी के कंटेम्प्रेरी कौन, महावीरा। अब महावीरा कौन थे गाइज? ये आते हैं 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म ये क्या है सर? जैन धर्म जो था वो इससे पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन इसके अंदर कई सारे लोग आ चुके थे अब तक जैन धर्म के अंदर। और महावीर आते हैं इसके अंदर 24वें नंबर के, जिनके अंदर को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गाइज ये ऐसे कहते थे कि हमें सब कुछ त्याग देना है। इनकी मेन बात यही थी कि सब कुछ त्याग दो, इवन कपड़े भी त्याग दो, वो भी हमें संसार से जोड़ते हैं। तो इस संसार से जो भी हमें चीज़ जोड़ती है उसको सबको त्याग दो, इनफैक्ट वो चाहे तुम्हारे कपड़े ही हों, ठीक है गाइज। और ये भी धर्म काफ़ी फैला, लेकिन ये फैला किसके द्वारा? ट्रेडर्स वगैरह के द्वारा। और जो ज़्यादा कनेक्ट कर पाया वो था गाइज बुद्धिज़्म, क्योंकि ये जो था इसके अंदर कपड़े त्यागने को तो लोगों को थोड़ी हिचकिचाहट होती थी और इसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे करके बुद्धिज़्म के ज़्यादा अट्रैक्ट हुए लोग, ठीक है गाइस। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा फैला था वो था बुद्धिज़्म, जो कि आज के चाइना, थाईलैंड, इनफैक्ट इंडिया की भी 2% पॉपुलेशन लगभग बुद्धिज़्म की फॉलोवर है, ठीक है गाइस। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक इंसिडेंस आया क्या, अब लोगों के साथ क्या होते थे, अत्याचार होते थे। तो अत्याचार होते थे तो गाइस आप देखियो, अगर आपके घर में ऐसा हो कि सिर्फ आप ही को काम करने के लिए बोले, तो आप क्या बोलेंगे, यार मैं ही क्यों करूँ काम, मेरे को ही क्यों करना पड़ता है काम। तो ऐसा ही गाइस इनके साथ होने लगा। तो गाइस उस चीज़ को बोलते थे क्वेश्चनिंग करना, और उसी को बोलते थे गाइस उपनिषद। मतलब कि अब क्या थे, जो अब तक चीज़ें होती आ रही थी ना, उनके खिलाफ जाने लगे। यार हम औरतों के खिलाफ ही क्यों कर रहे हो तुम इतना कुछ, ठीक है। हम अनटचेबल्स किसने बनाया? तुमने ही तो बनाया। हमें क्यों बनाया भाई अनटचेबल्स? हमने क्या, हमको क्या भगवान के द्वारा कुछ अलग से दिया गया है क्या? हम भी तो वही लोग हैं। तो गाइज ऐसे करके लोगों में एजिटेशन आने लगी, गुस्सा भरने लगा, और वो क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे, लोगों से पूछने लगे, अच्छा तो तुम ब्राह्मण हो, ठीक है, तो तुम बताओ तुम क्या भगवान को देख के आए हो? तुम क्या कभी देखे हो क्या, उनसे मिले हो क्या, जो तुम्हें पता है कि हम नीचे जाति के हैं या तुम ऊँची जाति के हो? तो गाइज़ इन सवालों के जब जवाब नहीं मिलने लगे ना, तो गाइज़ इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। और गाइज़ इसकी सबसे अच्छी बात थी कि इसको वुमेन्स और मैन दोनों लिखते थे, ठीक है गाइज़। और इसको ही बोलते थे उपनिषद, ठीक है। इसके बाद में गाइज़ आता है क्या, अशोका का एम्पायर, मैंने आपको बता दिया गाइज़। इसके बाद में आता है क्या, अशोका का एम्पायर जैसे ही डिक्लाइन होगा ना गाइज़, इसके बाद में देखेंगे कि अशोका का एम्पायर डिक्लाइन होता है 181 में, जब इसका लास्ट रूलर होता है कौन, बृहद्रथा। अब बृहद्रथा जब डिक्लाइन, इनको मार दिया जाता है इन्हीं के मिनिस्टर के द्वारा, जिसका नाम था क्या, पुष्यमित्रा शुंगा।
पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा, और पुष्यमित्र शुंगा नए रूलर बन जाते हैं और शुंगा डायनेस्टी आ जाती है, जिसके अंदर सेंट पतंजलि जो थे वो आए, और इस टाइम में इनका भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल था, जिन्होंने आज के टाइम पे योगा का काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, इनकी वजह से ही, इन्हीं की देन है योगा। ठीक है गाइस, किसकी वजह से? पतंजलि। ठीक है, अब शुंगा डायनेस्टी भी ज़्यादा नहीं चल पाती, और उसके बाद में आती है काणवंश, सातवंश, ऐसे करके कई सारी डायनेस्टीज़ आती हैं, जो कि गाइस मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है गाइस, आई होप सो गाइस मैं आपको समझा पाया। और गाइस महाजनपद आए थे गाइस, मैंने आपको जैसे बताया कि टाइमलाइन वापस देख रहे थे गाइस, यहाँ पे आए क्या 6th सेंचुरी के अंदर कौन? महाजनपद, और 600 के बाद से फिर गाइस इसके बाद में आते हैं यहाँ लगभग 324 के आसपास आते हैं कौन? मौर्यास, और फिर आ जाता है गाइस ज़ीरो। अब ज़ीरो के अंदर क्या होता है गाइस? मौर्यास ने इतना बड़ा एम्पायर बना लिया, अब वो एम्पायर है तो है नहीं, मौर्यास से लेकर उसके बाद में भी इतना का इतना ही बड़ा है। लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, तो गाइस वो टुकड़ों में टूटता गया, और इसी को बोलते हैं गाइस पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन। अब गाइस इस वर्ड को समझना, पॉलिटिकल क्यों बोलते हैं गाइस? इसको रिलीजियस भी तो बोल सकते हैं। नहीं गाइस, टूटा किस में? पॉलिटिकल वे में, मतलब कि एम्पायर कैसे बना था? पॉलिटिकल। ठीक है गाइस, और टूटा भी कैसे? पॉलिटिकल, मतलब कि छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप बन गए अब। ठीक है, छोटे छोटे पॉलिटिकल एम्पायर्स बन गए। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे मैं गवर्न करूँगा, ये मेरा यहाँ पे मैं गवर्न करूँगा। ठीक है गाइस, तो ऐसे करके क्या हुआ? पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो पहले एक जगह जुड़ा था। और इसी टाइम में आते हैं कौन? सातवाहन कौन थे गाइस? जो कि केव आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है क्या? एक्सटर्नल एम्पायर्स भी आते हैं यहाँ पे। ठीक है, पार्थियन, सखास, कुषाण से गाइस मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है गाइस, इसमें चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। अब 181 के अंदर या 184 के अंदर जो बृहद्रथा जो मारे गए थे उनके मिनिस्टर के द्वारा, वहाँ से लेके लगभग ये BCE की बात चल रही थी गाइस, लगभग यहाँ पे 181। अब गाइस ये क्या है? BCE, यहाँ से लेके यहाँ तक 250 क्या AD या फिर CE कॉमन एरा, यहाँ तक क्या होता है? पोस्ट मौर्यन एज बोलते हैं गाइज इसको, यानी कि मौर्यस के बाद में जो एज आई थी उसको बोलते हैं। ठीक गाइज, अब पोस्ट मौर्यन एज तक मैंने आपको बता दिया। पोस्ट मौर्यन एज के आगे देखते हैं गाइज क्या था। गाइज वीडियो का लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी हमारा आज का लेसन ख़त्म होने वाला है। ठीक है गाइज, अब क्या हुआ कि पोस्ट मौर्यन एज ख़त्म होती है, उसके बाद में एक्चुअली हो क्या गया वो देखते हैं इंडिया के अंदर। वो क्या था गाइस? 320 BCE आ जाती है, 250 तक तो क्या हुआ? पोस्ट मौर्यन एज, लेकिन उसके बाद में 320 आती है गाइस। 320 के अंदर क्या होता है? यहाँ पे आ जाते हैं गाइस कौन? गुप्ताज। अब गाइस गुप्ताज कौन थे? गुप्ताज वो थे गाइस जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर अपना सबसे बड़ा योगदान दिया मौर्यास की तरह। ठीक है गाइस, इन दो एम्पायर्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है, और गुप्ता पीरियड को बोलते हैं गाइस गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं गाइस? क्योंकि इसके अंदर क्या था? गोल्ड के कोइंस तक चले थे गाइस। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया के अंदर गोल्ड के कोइंस चल रहे हैं। अब गोल्ड के कोइंस चल रहे हैं तो गाइस इसको गोल्ड के कोइंस हर कोई तो चला नहीं सकता। आज इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी चला सकती है गोल्ड के सिक्के, नहीं चला सकती। क्यों? क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा होता है गाइस। अब गोल्ड इतना महंगा है तो इनके पास क्या खान थी कोई? गाइस अगर खान भी थी तो इतने प्रोस्पेरस थे, कहने का मतलब ये कि इन्होंने गोल्ड के कोइंस चलाए, तो कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एम्पायर होगा, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस होगा, तभी इन्होंने क्या चलाए होंगे? गोल्ड के कोइंस चलाए होंगे। ठीक है गाइस, आई होप सो ये समझ में आया। इसके अंदर श्रीगुप्त नाम के एक रूलर थे, उन्होंने इसका इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में घटोत्कच आए, और घटोत्कच के बाद में आते हैं कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो इसके ट्रू इस्टेब्लिशर माने जाते हैं। ट्रू इस्टेब्लिशर का मतलब होता है गाइस, ट्रू इस्टेब्लिशर का मतलब होता है कि जिसने वाकई में कुछ किया हो, जिसका नाम हो थोड़ा बहुत, जिसके बारे में जानकारी मिलती हो थोड़ी बहुत कि जिसने कुछ किया हो, तो वो थे गाइस कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट। इनके बेटे थे गाइस समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन थे गाइस? मैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ यहाँ पे। समुद्रगुप्त
समुद्रगुप्त कौन थे गाइस? इनको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब गाइस नेपोलियन कौन था जानने के लिए ये भी ज़रूरी है। नेपोलियन कौन था गाइस? नेपोलियन था गाइस एक फ्रांस का रूलर जिसने अपनी ज़िंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारी। गाइस आप सही सुन रहे हैं, उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी। अब नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है किसे? समुद्रगुप्त को। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी एक भी लड़ाई नहीं हारी। अब ये गाइस हमें कहाँ से पता चल रहा है? क्या समुद्रगुप्त बताने आए हमें? नहीं गाइस, क्या हमने अज्यूम किया? अरे किसी और रूलर के बारे में भी अज्यूम कर सकते थे ये तो हम। लेकिन ये कहाँ मिला है अपन को? लिखा हुआ मिला है। कहाँ पे? जो अशोका के जो पिलर्स मिले हैं ना इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद गाइस, ठीक है, उसके अंदर वहाँ पे मिले इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति क्या होता है गाइस? प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में कुछ लिखा गया हो। तो इलाहाबाद प्रशस्ति के अंदर जो चीज़ मिली है ना गाइस, पिलर्स, ठीक है, उसके अंदर अशोका के बारे में तो लिखा हुआ ही है। इनफैक्ट उन्हीं के हरिसेन नाम के पोइट थे समुद्रगुप्त के, उन्होंने लिख दिया समुद्रगुप्त के बारे में उसी ही पिलर पे कि समुद्रगुप्त ने आज तक कोई भी लड़ाई नहीं हारी। ठीक है, वहाँ से हमें पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त जो थे वो म्यूज़िक लवर भी थे थोड़े। ठीक है, इनके कॉइन्स पे आप देखोगे कि ये वीणा बजाते हुए मिल रहे हैं आपको। ठीक है गाइस, समुद्रगुप्त के बाद में आते हैं कौन गाइस? सॉरी गाइस, पूरी टाइमलाइन ही कट गई। कोई नहीं गाइस, फिर से बना लेंगे। पहले समुद्रगुप्त के बाद में कौन आते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको अपन बोलते हैं विक्रमादित्य। ठीक है गाइस, ये जो विक्रम बेताल की कहानियाँ सुनते हो वो गाइस इन्हीं राजा से रिलेटेड है, लेकिन ये हो सकता है कि एक झूठ भी हो। ठीक है गाइस, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, कि इसके पीछे राज क्या है, कि क्या ये कहानियाँ सही हैं या फिर ये झूठ हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा जब अपन इनके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे तब। ठीक है, और लेकिन ये जाने जाते थे किसके लिए? अपने न्याय के लिए, जस्टिस के लिए गाइस। इनका मानना ये था कि गाइस चाहे भले ही 100 गुनहगार छूट गए लेकिन एक भी निर्दोष को जेल या फिर सज़ा नहीं मिलनी चाहिए गाइस। ठीक है, आज अगर आप देखोगे इंडिया में क्या है, गलत के साथ और सही के साथ क्या करना चाहिए? सही के साथ क्या करना चाहिए? हमेशा सही। लेकिन गलत के साथ क्या करना चाहिए गाइस? गलत नहीं गाइस। इंडिया में क्या है? गलत के साथ क्या करना चाहिए? सही। अब गाइस तुम सोचते हो कि यार मैं तो मर्डर कर दूं, मेरे साथ सही क्या करेंगे? मेरे को क्या छोड़ देंगे? क्या मेरे को ऐसे सिखाएंगे ओ भाई मर्डर मत करना? नहीं गाइस, ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन आपको फिर भी आपका मर्डर तो नहीं कर दिया जाता ना बदले में। ठीक है, गलत के साथ तो गलत क्या होना चाहिए? मर्डर जिसने किया उसको मार दो। लेकिन गाइस ये क्या करते हैं कि उसको जेल भेजते हैं। जेल भेजने के लिए क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको पश्चाताप होगा कि हम मैंने यार ये क्यों किया, रिग्रेट होगा। ठीक है, ठीक है, रिग्रेट होगा तो क्या करेगा वो? अगली बार वो गलती नहीं करेगा। किया क्या है गाइस? एक्चुअली में गलत के साथ सही किया है और सही के साथ भी सही करते हैं। ठीक है गाइस, ये इंडियन गवर्नमेंट का फंड है। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है, जो कि भीमराव अम्बेडकर ने हमें बताया गया। आई होप सो गाइज यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में आते हैं गाइज और भी रूलर जैसे कि कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई। हाँ गाइज, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी, इनफैक्ट आज भी थोड़ी फेमस है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कौन थे गाइज? जिन्होंने सुदर्शन लेक नाम की एक लेक थी गाइज। ठीक, यहाँ पे नाम देखना, एक सेकेंड गाइज। ठीक है, सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक को रिनोवेट करवाया था गाइस। रिनोवेट का मतलब क्या होता है कि गाइस हो सकता है किसी ने पहले बनवाई हो और उसके बाद में उसमें कचरा जम गया हो या फिर कुछ ऐसा हो कि उसमें पानी की मात्रा कम हो गई हो। ठीक है, वो करवाया था किसने? साफ सुदर्शन लेक को किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। अब गाइस मैंने ये कहा कि इसको पहले क्या पता किसने बनवाया हो, तो बनवाया किसने था गाइस? पुष्यगुप्त नाम के एक, सॉरी गाइस, पुष्यगुप्त नाम के एक आदमी थे। कब? मौर्यन रूलर के टाइम, मौर्यन रूल के टाइम पे।
ठीक है, ये पुष्यमित्रा शुंगा नहीं है गाइस, कंफ्यूज मत होना। पुष्यगुप्त नाम के एक आदमी थे जिन्होंने इस लेक को बनवाया था, ठीक है, लोगों के भलाई के लिए, ठीक है। और इसको रिनोवेट करवाया किसने? गुप्ता रूलर ने। कौन थे? स्कंदगुप्त गाइस, ठीक है गाइस। इसके बाद में आके ऐसे करके ये एम्पायर बिखर जाता है, ठीक है। और गुप्तास के टाइम पे ही कौन आते हैं गाइस? फाहियान जो थे वो तक्षशिला में पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में इंडिया में घूमते हैं। गाइस आप देखोगे कि ये इंडिया में इतना घूमते हैं कि इनफैक्ट आप भी नहीं घूमोगे इंडिया में इतना, उससे ज़्यादा तो इंडिया में ये घूम चुके होते हैं। जबकि पहले ऐसे होता था कि यहाँ से अगर आपको दिल्ली से अगर मुल्तान के भी जाना है ना, तो गाइस आपको 50 से 60 दिन लग जाते थे आराम से, ठीक है गाइस। और ऊपर से इतना ज़्यादा चोरी वगैरह का खतरा, पहले की तरह थोड़ी था कि ठीक है एकदम पक्के रोड हैं यहाँ से तुम, आज की तरह थोड़ी है सॉरी गाइस कि पक्के रोड हैं यहाँ से तुम्हारे पास बाइक है या फिर कार है जिसमें तुम पेट्रोल भरा रहे हो निकल जा रहे हो। नहीं गाइस ऐसा नहीं था, यहाँ से जाने पड़ते थे बैलगाड़ियों वगैरह में, फिर भी वो जाते थे। चोरी वगैरह आज तो नहीं कर सकता कोई देखे ऐसे गाइस, लेकिन पहले इतना उसका भी डर था। फिर भी गाइस इस बंदे ने फिर भी इतना ज़्यादा इंडिया ट्रैवल कर लिया जितना कि आज कोई इंसान करना चाहे तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल या फिर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम का काम होगा, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए, ठीक है गाइस। इसके बाद में आया क्या गाइस, मैंने आपको ज़ीरो के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है गाइस, ज़ीरो के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे 324 आई, ठीक है। यहाँ पे कौन है? गुप्ताज के अंदर गाइस मैंने आपको रूलर्स बताए कई सारे। और उसके बाद में क्या होता है गाइस, ये चलता जाता है। फाहियान ने एक बुक लिखी थी गाइस, फा क्यों की, थोड़ी गाइस अजीब सी है, फा क्यों की, ठीक है। फाहियान ने क्या लिखी? फा क्यों की, ठीक है। इससे थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में गुप्ताज के बाद में कौन आता है गाइस? रूलर। इसके बाद में आते हैं कौन? गुप्ताज ने क्या किया, एंड जब हो रहा था ना इनका, वो एंड का रीज़न क्या था? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न गाइस ये था कि इन्होंने क्या किया कि अपनी जो ज़मीन थी ना, अब इनके पास पैसे तो हो गए ख़त्म, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतने सारे गोल्ड कॉइंस चला लिए। अब प्रोस्पेरिटी एक टाइम बाद में तो ख़त्म होनी ही थी। तो इसके बाद में ये जिन्होंने अपने किंग ने जैसे अपने अंडर में कोई अपॉइंट कर रखा है मिनिस्टर वगैरह, तो वो क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता था, रूल भी करता था ना, ठीक है। तो उन्होंने क्या, किंग ने क्या किया, इनको छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े देने लगे और उनको सामंत बनाने लगे। सामंत कौन होते थे गाइस? जिनको ये ज़मीन देते थे, ठीक है, कि ठीक है तुम यहाँ पे रूल करो और मुझे यहाँ से इतना टैक्स तुम दे देना, ठीक है। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट क्या राजस्थान को बोलती है कि ठीक है राजस्थान वालों तुम मुझे इतना टैक्स दे देना, ठीक है। महाराष्ट्र को बोलती है कि तुम मुझे इतना टैक्स दे देना, या फिर जम्मू कश्मीर को बोलती है कि तुम मुझे इतना टैक्स दे देना, बाकी तुम एम्पायर पे रूल करना, ठीक है। तुम्हारे यहाँ खुद का एम्पायर है जम्मू कश्मीर, लेकिन मैं इसमें इंटरप्रेट नहीं करूँगी ज़्यादा, वो तो इंडियन गवर्नमेंट करती है क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन क्या गाइस, मैं तुम्हारे से टैक्स लूँगा और तुम अपने गवर्नमेंट को रूल करवाना वहाँ पे तुम्हारे पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है गाइस। अब ऐसे सामंत जो थे, अब वो क्या हुए, कई सारे ऐसे हो गए प्रोस्पेरस हो गए, जो गाइस इंपॉर्टेंट जगह पे थे ना वो प्रोस्पेरस हो गए। इंपॉर्टेंट जगह कौन सी होती है सर? इंपॉर्टेंट जगह गाइस वो होती है जहाँ जो कि रिवर के पास हो, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ साथ वहाँ पे क्या काफ़ी ज़्यादा क्या मिनरल्स वगैरह मिलते हों। तो गाइस ऐसा था कौन सा, जहाँ पे मगध एम्पायर डेवलप हुआ था गाइस, वही बिहार झारखंड का जो रीजन है वही, जहाँ पे कौन, हर्षवर्धन की डायनेस्टी आई, वर्धमान डायनेस्टी, जो कि कौन थे, प्रभाकर वर्धन, ठीक है गाइस, इन्होंने लाए। और प्रभाकर वर्धन 605 के अंदर आते हैं, सॉरी गाइस 607 के आसपास कुछ आते हैं। और फिर इनके जो बेटे थे, बड़े बेटे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नहीं है गाइस, ये राज्यवर्धन नहीं, वर्धन डायनेस्टी के रूलर हैं। उनके बाद में उनकी भी डेथ जल्दी हो जाती है और उनके बारे में आते हैं उनके छोटे बेटे। किसके छोटे बेटे गाइस? प्रभाकर वर्धन के, यानी कि राज्यवर्धन के भाई, कौन, हर्षवर्धन, ठीक है। ये आते हैं गाइस यहाँ पे 606 के अंदर, कौन, हर्ष, और इनकी कैपिटल होती है कन्नौज।
अब कन्नौज देखें गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाती है गाइस। मैं अब आपको बता देता हूँ कि कैसे बन जाती है। आप सोचेंगे सर इम्पोर्टेंट तो बन गई, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी इम्पोर्टेंट हो गई। तो गाइस लो आपको ये भी बता देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों बन गई। गाइस थोड़ा सा यहाँ पे मैपिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है। ऐसे करके इधर से राजस्थान जाके यहाँ पे जम्मू कश्मीर। अब गाइस कन्नौज कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, यूपी का जो रीजन है उसके अंदर। अब गाइस आप देखोगे ये तो डिवाइडेड इंडिया बना दिया मैंने। पहले क्या था, अनडिवाइडेड इंडिया था। इधर से इधर भी जा सकते हो, ठीक है, इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर भी। काफ़ी ज़्यादा एक सेंटर वाली प्लेस बन गई थी। तो गाइस ये क्या हो गया, इतनी सेंटर की प्लेस आ गई थी ना कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल अपना प्ले करने लग गई और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई, ठीक है गाइस। इसके बाद में क्या हुआ गाइस, हर्षवर्धन जो था उसके टाइम में एक चाइना से एक इंसान फिर से आया था, कौन, ह्यून सांग, ठीक है। वो आया, उन्होंने एक बुक लिखी CU की, ठीक है, क्या नाम था उनका, ह्यून सांग, ठीक है। ह्यून सांग ने बुक लिखी CU की, ठीक है गाइस। अब क्या हुआ कि हर्षवर्धन भी क्या होता है, पुलकेशिन सेकंड के द्वारा हरा दिए जाते हैं। पुलकेशिन सेकंड कौन थे गाइस, चालुक्य डायनेस्टी थी और वो कहाँ थी गाइस, कर्नाटक में। अब गाइस आप फिर से थोड़ी सी मैपिंग देखना गाइस, मैप आपको थोड़ा ड्रॉ करना आना चाहिए। ये तो गाइस मेरी मोबाइल स्क्रीन है, थोड़ी मेरे को दिक्कत हो रही है, ठीक है गाइस। फिर भी मैं थोड़ी सी ट्राई करता हूँ। तो ये करके कुछ ऐसे इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के साथ साथ यहाँ पे कौन है, चालुक्यास, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, कोई गाइस, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड कौन था गाइस, ये चालुक्य डायनेस्टी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर था और इनकी कैपिटल थी गाइस ऐहोल, ठीक है। ऐहोल के अंदर इसी के रिलेटेड, इस रूलर के रिलेटेड क्या होती है, ऐहोल प्रशस्ति लिखी जाती है, ठीक है। अब ऐहोल प्रशस्ति लिखी किसके द्वारा जाती है गाइस, ये एक राइटर थे, कौन, रवि कीर्ति। अब रवि कीर्ति कौन थे गाइस, ये थे इसके पोइट, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड के पॉइंट। जो इनकी ऐहोल प्रशस्ति का गाइस मैंने आपको मतलब बताया था, इन प्रेज ऑफ, किसी की तारीफ में, यानी कि पुलकेशिन सेकंड की तारीफ में क्या लिखते हैं, ऐहोल के अंदर प्रशस्ति लिखते हैं, कौन, रवि कीर्ति। और यहाँ पे गाइस हम हर्षवर्धन की बात कर रहे थे, वो इनके और उनके बीच में बैटल होती है जिसके अंदर ये जीत जाते हैं, ठीक है गाइस। ऐसे करके आगे जाके डेवलप होता है। और फिर गाइस अब यहाँ पे कौन आ जाते हैं, पल्लव। कहाँ पे गाइस, एक्चुअली में पल्लव्स आते हैं गाइस यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। एक सेकंड गाइस, कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे आते हैं गाइस पल्लव्स और इनकी इनकी कैपिटल थी क्या गाइस, महाबलीपुरम, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। महाबलीपुरम गाइस, जब भी चाइना का कोई भी प्रेसिडेंट होता है वो इंडिया के अंदर अगर आ रहा है तो वो सिर्फ यहीं आके मीटिंग करता है। क्यों गाइस, ऐसा क्यों है गाइस, आप इस चीज़ को सोच के रखना और ट्राई करना कि अगर आपको मिल सके तो इंडिया का जब प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो भी कोई पर्टिकुलर जगह ही होती है चाइना के अंदर। ऐसा क्यों है गाइस, ठीक है। ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ, क्या हिस्ट्री के अंदर ऐसा कुछ हुआ था, या फिर नॉर्मली ऐसा, जो चाउ वन ली थे वो भी यहीं आए, शी जिनपिंग थे वो भी यहीं आए। चाउ वन ली गाइस चाइना के फर्स्ट PM थे, तो उनकी और नेहरू जी की जो मीटिंग होती है वो यहीं होती है गाइस। उसके बाद में जो इंडिया की जो इंडिया की क्या, चाइना की जो करंट PM है शी जिनपिंग, उनकी भी मीटिंग इसी के अंदर होती है, ठीक है गाइस। तो आप ये मेरे को कमेंट सेशंस के अंदर बता सकते हैं, या फिर इसको आप अगले लेक्चर्स के लिए छोड़ सकते हैं, मैं आपको अगले लेक्चर्स के अंदर बता दूंगा, ठीक है। आप चाहें तो इस पेज का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये डायनेस्टीज़ याद रखने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है गाइस। अब मैं आपको एक टाइमलाइन दिखाने जा रहा हूँ गाइस, जो कि आप पूरी एक जगह रिवाइज्ड है,
ये रही वो गाइज टाइमलाइन। माई गाइज इसको थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो ज़ीरो है, उस ज़ीरो से लेके मैंने दो तरह में डिवाइड किया, BCE और CE। मतलब क्या, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं गाइज इसको, क्राइस्ट बोलते हैं किसको, BC को, और AD बोलते हैं गाइज एनो डोमिनी। अब BC और AD जो थे वो पहले यूज़ होती थी टर्म, लेकिन आजकल कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा यूज़ होता है। ठीक है गाइज। इसके बाद में गाइज यहाँ पे और भी चीज़ें। अब गाइज आप सोच रहे हो सर आपने तो हमें ये बताया ही नहीं, तो मैं अब बता देता हूँ गाइज आपको एक छोटी सी चीज़ और। क्या कि जो पैलियोलिथिक है ना, यहाँ पे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखी है। क्यों? क्योंकि इसको 3 पार्ट में आगे जाके अगर आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, इनफैक्ट मैं दिला दूंगा आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट, कि हिस्ट्री को 3 पार्ट, जो पैलियोलिथिक है, स्टोन एज को तो 3 पार्ट में डिवाइड करते ही हैं, लेकिन उसकी जो फर्स्ट पार्ट है पैलियोलिथिक, ठीक है, उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर, मिडल और अपर। ठीक है गाइज। लोअर, मिडल और अपर, ठीक है, 2 मिलियन ईयर से शुरू होती है 80,000 तक, इसको बोलते हैं गाइज क्या, लोअर पैलियोलिथिक। फिर आती है गाइज 80,000 से 35,000 तक क्या, मिडल पैलियोलिथिक। और इससे नीचे आते हैं गाइज क्या, 35,000 से 12,000 बीच में क्या, अपर पैलियोलिथिक। मैंने गाइज आपको बताया था कि 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 BCE तक क्या होता है गाइज, पैलियोलिथिक। तो गाइज ये बस इसको डिवाइड और किया गया है, ऐसा कुछ इंसिडेंस नहीं हुआ गाइज, इसको बस और भी ज़्यादा डिटेल में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि गाइज टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। ठीक है गाइज। इसके बाद में आती है क्या, ये, ठीक है। अब क्या है गाइज, 12,000 BC से लेके 10,000 BCE, इसके बीच में आती है गाइज मीजोलिथिक। मीजोलिथिक में मैंने आपको बताया था कि डॉग का डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जानवर का रोल प्ले करता है। इसके बाद में क्या है गाइज, नियोलिथिक एज आ जाती है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर का काफ़ी ज़्यादा वो हुआ था, क्या, रिवोल्यूशन आ गया था, जिसको नियोलिथिक रिवोल्यूशन भी बोला जाता है, गोल्डन चाइल्ड के द्वारा। ठीक है। और व्हील का भी इसमें इन्वेंशन हो गया था, जिसके आगे जाके व्हील के पोर्ट्रीज बनने लग गई थी। तो गाइज अब तक आपको मैंने बता रहा था कि स्टोन एज, एक सेकंड गाइज, ठीक है, तो 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके कब तक, 6,000 BC तक लगभग क्या है, स्टोन एज, या फिर इसको प्री हिस्ट्री इसलिए क्योंकि इसमें कोई सोर्सेज नहीं है, इसमें अज्यूम ज़्यादा किया गया है। ठीक है गाइज, मैंने आपको ये चीज़ पूरी शुरू में डिटेल में समझा दी। ठीक है। इसके बाद में 6,000 BC में क्या आती है, चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज क्या थी गाइज, कॉपर के ब्रोंज के रिलेटेड जो थी। ठीक है। इसके बाद में आती है क्या, 2600, जिसके अंदर आती है क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको अपन फर्स्ट मॉडर्नाइजेशन भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं गाइस प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक तरह का सोर्स मिला है, वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स हालांकि मिला है, लेकिन वो अनडिसिफर्ड है गाइस, यानी कि मतलब अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है गाइस। इसके बाद में गाइस अगला जो है वो क्या है, 1500 BCE। इसके अंदर क्या है, वैदिक एज जन बनने लग जाते, जन मतलब एक छोटा सा ग्रुप बनने लग जाता है, और मेगालिथिक एज शुरू हो जाती है। कहाँ पे, साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर शुरू होती है गाइज ये। ठीक है। इसके बाद में आती है 1000 BC के अंदर क्या आ जाता है, आयरन एज या फिर जनपद। इंडिया के अंदर आयरन का अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है 1000 BC के अंदर। तो गाइज आप कमेंट सेक्शंस के गाइज आप कमेंट सेशंस के अंदर आप मेरे को बता सकते हैं कि फर्स्ट आयरन के एविडेंसेस कहाँ मिले थे। ठीक है गाइज। इसके बाद में आता है क्या, 1600 BCE, जिसके अंदर महाजनपद, बुद्धा, महावीरा और उपनिषद जैसी या फिर सेकेंड अर्बनाइजेशन शुरू होता है। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे 324 में क्या, अशोका चाणक्य की जो पॉलिसीज थी वो आ जाती हैं, और कौन, मौर्य डायनेस्टी आती है, जिसके अंदर अशोका भी एक रूलर होते हैं। ठीक है। जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शुरू की गई थी। इसके बाद में ये कई थी कहाँ पे, एक्चुअली मगध, यानी कि बिहार के अंदर ये डायनेस्टी आती है। कहाँ पे, मगध। उसके बाद में आते हैं गाइस जीरो में क्या हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, 7 वंश आए थे, 7 वंश के साथ साथ एक्सटर्नल एम्पायर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा अटैक इसी टाइम पीरियड के अंदर
किया था। ठीक है, ये मैं गाइस आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। ठीक है, गुप्ताज़ाई गुप्त 320 CE के अंदर इसमें क्या हुआ, गुप्ताज़ाई फाहियान भी आया और फाहियान ने बुक लिखी फाकियों की। टेम्पल्स और भक्ति भी गाइस इस टाइम के अंदर डेवलप होने लग जाती है। अब भक्ति के इसकी गाइस भक्ति होती है, गाइस भक्ति क्या पहले भी होती थी इससे? हाँ गाइस होती तो थी, लेकिन वो किसकी होती थी? सोम एक तरह का पेड़ होता है गाइस। ठीक है, अग्नि, वायु, अर्थ, इंद्र, ये होती है कहीं कहाँ पे गाइस? ये होती है गाइस वैदिक एज के अंदर। और इससे पहले क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी ऐसा कुछ था? गाइस यहाँ पे एविडेंसेस तो मिलते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किस चीज़ के रिलेटेड वो रिलीजियस वर्कर्स था, ये हमें गाइस एविडेंस नहीं मिले पर्टिकुलर। ठीक है, अब टेम्पल यहाँ पे आ गए, भक्ति यहाँ पे आ गई। भक्ति किसके किसकी की जाती थी गाइस? विष्णु की, शिवा की, या फिर गॉडेस दुर्गा वगैरह की। ठीक है गाइस, इसके बाद में आती है क्या? हर्षवर्धन की डायनेस्टी। अब हर्षवर्धन की डायनेस्टी आती है हर्षवर्धन डायनेस्टी या फिर वर्धन डायनेस्टी। तो गाइस ये क्या थी, एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस। अब गाइस वर्धमान डायनेस्टी क्या थी? वर्धन डायनेस्टी प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन और फिर कौन? हर्षवर्धन। कन्नौज के अंदर गाइस ये आई थी। कन्नौज मैंने बता दिया यूपी के अंदर था, जिसके टाइम में ह्यून सांग आया और उसने CU की बुक लिखी। और उसी की कंटेम्प्रेरी रूलर था कौन? चालुक्य। इसका रूलर था पुलकेशिन सेकंड। और उसके बाद में गाइस कौन? पल्लव शाही, जिनकी कैपिटल गाइस क्या थी? महाबलीपुरम। ठीक है गाइज, मैंने यहाँ पे एक टर्म छोड़ दी नीचे गलती से, सॉरी। यहाँ पे क्या है गाइज, ये मैं आपको भी समझा देता हूँ। जब मौर्यास का आखिरी रूलर था बृहद्रथ था, वो 184 में मार दिया जाता है, या 181 भी कई जगह गाइज है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे इसको मार दिया जाता है पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा, तब से लेके 250 CE तक। ये क्या गाइज BCE में है, और ये गाइज क्या है? CE। ठीक है गाइज, तो इसके बीच में इसको बोलते हैं पोस्ट मौर्यन एज, मतलब कि मौर्यस के बाद की जो एज थी वो। और ऐसे करके गाइज आ जाती है क्या? 700 CE। 700 CE में क्या था गाइज? अब आ जाएगा क्या? नया रूल। नया रूल आएगा तो गाइज क्या होगा? उसको हम कर देंगे क्या? मिडवेल में डिवाइड। अब उसको क्या कहेंगे? मिडवेल में कंसिडर कर देंगे। आई होप सो गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। गाइज प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ऑल।